जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने हाई एल्टीट्यूड सीओडी सैटेलाइट को प्राप्त करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन आर्म फोर्सेस की यूथ विंग एनसीसी बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के BMP-2 व्हीकल्स को अपग्रेड करने के लिए साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन नेवी के लिए GRSC ने लॉन्च करी एक साथ 2 वॉरशिप और अग्नि 5 की MIRV कैपेबिलिटी से यूएस के टॉप साइंटिस्ट सरप्राइज। इंडियन नेवी ने IDEX इनिशिएटिव के तहत स्वदेशी तौर पर हाई एल्टीट्यूड सीओडी सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलप करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, तो उनके साथ औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और जो ये हाई एल्टीट्यूड सीओडी सैटेलाइट है तो इसके नाम पर मत जाइए। इसका नाम भले ही सुनने में बहुत आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही कमाल की है। और आसान शब्दों में आप इसे कह सकते हैं सोलर पावर्ड वेरी लॉन्ग एंड्योरेंस का ड्रोन, जिसने पिछले साल अपनी पहली उड़ान के दौरान 21 घंटों तक फ्लाई किया था। और इसकी खास बात यह होने वाली है कि ये सर्विलियंस सिस्टम के मामले में सैटेलाइट्स और UAVs के बीच का जो गैप है उसे फिल करेगा। और संभावना है कि पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ये जो सीओडी सैटेलाइट है ये 90 दिनों तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम होगी, क्योंकि लंबे समय तक पावर देने के लिए इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए। बाकी इसे एडवांस सेंसर, सिंथेटिक एपरेचर रडार, इन सभी से इक्विप किया जाएगा और ये लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकेगा। यानी कि एक तरह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ये ऑपरेट करेगा। और इसका इस्तेमाल केवल सर्विलेंस पर्पस ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में 4G और 5G जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए भी किया जा सकता है। और इस सिविलियन यूज के साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इन्हेंस करेगा। और ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी ने साइन किया है तो ऑब्वियस बात है कि ये इंडियन नेवी की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है उसे और एक्सटेंड कर देगा। और HAL का जो कैट्स प्रोग्राम है तो उसमें भी ये हाई एल्टीट्यूड सीओडी सैटेलाइट एक महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट रहने वाला है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस की यूथ विंग नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC तो इस कोर का विस्तार करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और जिसके तहत NCC में 3 लाख कैडेट की वैकेंसीज को ऐड किया गया है। और ये मंजूरी खास तौर पर देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से NCC की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दी गई है। और 1948 में जहां NCC की स्ट्रेंथ केवल 20,000 कैडेट्स की थी तो अब यही स्ट्रेंथ आज की मंजूरी के साथ 20 लाख कैडेट्स की हो जाएगी। और जिसका मतलब ये है कि NCC दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। अगर आपको NCC के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो हमने अपने इसी चैनल पर अपलोड करी है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस हाँ, वो वीडियो काफ़ी पुरानी है तो उसमें वॉइस ओवर आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, तो इसलिए वीडियो की स्पीड बढ़ाकर उसे देखना। आज 13 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्टेट ओन डिफेंस कंपनी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है वो आर्मी के BMP-2 और BMP-2M इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए 693 आर्मामेंट अपग्रेड्स को सप्लाई करेगी। और इन अपग्रेड्स में नाइट इनेबलमेंट, गनर मेन साइट, कमांडर पैनोरामिक साइट, फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के साथ फायर कंट्रोल सिस्टम्स तो ये शामिल हैं। और ये सारी खरीद बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत की जाएगी, यानी कि ये स्वदेशी तौर पर डिजाइन होंगे, डेवलप होंगे और मैन्युफैक्चर होंगे। और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा BMP-2 और BMP-2 के व्हीकल्स की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए कई सारे स्वदेशी सॉल्यूशंस को विकसित किया गया है, जिससे इन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी। और इन आर्मामेंट अपग्रेड्स को प्रोड्यूस करने के लिए AVNL स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स किए गए इक्विपमेंट और सब सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगी। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ध्यान में रखकर साइन किया गया है। इसके अलावा 13 मार्च को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ भी 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की कंबाइंड वैल्यू है 8073.17 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो HAL है वो इंडियन आर्मी के लिए ऑपरेशन रोल इक्विपमेंट के साथ 25 ALS ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करेगी। और जबकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जिसके तहत 9 ALH मार्क 3 मैरीटाइम रोल वाले हेलीकॉप्टर्स सप्लाई किए जाएंगे। आर्मी को जो ALS ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल कार्गो, रैकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इस तरह के रोल्स में किया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव कर चुके हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड को जो हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मैरीटाइम सर्विलेंस एंड इंटरडिक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, रेपेलिंग ऑपरेशंस और कार्गो एंड पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाएगा। और जब तक ये पूरी परियोजना चलेगी तब तक 190 लाख मैन आवर्स तक के रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। और इसमें 200 से अधिक MSMEs और 70 लोकल वेंडर्स भी शामिल होंगे। आज 13 मार्च को GRSC ने एक साथ 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया है, जो कि इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के हिसाब से डिजाइन की गई हैं।
और इन क्राफ्ट का नाम है अग्रे और अक्षय, जो कि कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस, माइन लेइंग ऑपरेशंस, तो इस तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इस्तेमाल होंगी। और इतना ही नहीं बल्कि इन क्राफ्ट्स को बनाने में 80% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया और इसमें जो अधिकतर इक्विपमेंट और सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए तो वो भी भारत के ही मैन्युफैक्चरर से सोर्स हुए हैं। और अभी वर्तमान समय में जो GRSE है वो इंडियन नेवी के लिए 4 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसके तहत नेवी के लिए टोटल 18 वॉरशिप्स का निर्माण हो रहा है। और बाकी आज जो 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च की गई हैं, तो आपको बता दें कि ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत GRSE इंडियन नेवी के लिए इस तरह की टोटल 8 क्राफ्ट बनाएगी। और आज जो क्राफ्ट लॉन्च हुई है वो 5वें और 6ठे नंबर की है, यानी कि अभी 2 और क्राफ्ट बची हैं इस पूरी परियोजना में। बाकी इन क्राफ्ट को लाइट वेट टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स, माइंस और गन से भी इक्विप्ड किया गया है। बाकी आज 13 मार्च को नई दिल्ली में भारत और इटली के बीच इंडिया इटली जॉइंट डिफेंस कमेटी की 10वीं मीटिंग को आयोजित किया गया था और इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कॉपरेशन वाले इश्यूज को डिस्कस किया गया है। और जबकि 12 और 13 मार्च को नई दिल्ली में भारत और इटली के मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप मीटिंग के 12वें एडिशन को भी आयोजित किया गया था और इसका भी उद्देश्य था दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन और मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल एक्सचेंज को बढ़ाना। अभी हाल ही में चाइनीज मिलिट्री के एक डेलीगेशन ने मालदीव्स, श्रीलंका और नेपाल को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान इन देशों के साथ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए डिस्कस किया गया। और ये जो विजिट थी ये 4 मार्च से 13 मार्च तक की थी, जिसमें मिलिट्री रिलेशंस और कॉमन कंसर्न वाले रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के व्यूज को एक्सचेंज किया गया। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक चीन और भी कई सारी ओवरसीज कंट्रीज में अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि अमेरिका, भारत और बाकियों के लिए भी एक चिंता का विषय है। और यूएस का जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो ये कहता है कि ये जो डेवलपमेंट है खास तौर पर चीन के उस विजन का हिस्सा है जिसमें वो रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने और ग्लोबल अफेयर्स में अपने डोमिनेशन को बढ़ाना चाहता है। और ये भी कहा गया कि चीन ने फिलहाल अभी तक तो अपने जिबूती में मिलिट्री बेस को कंफर्म किया है, लेकिन यूएस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कंबोडिया का जो मेन नेवल बेस है तो चीन उसके भी पार्ट्स को एक्सक्लूसिवली कंट्रोल करना चाहता है। और चीन बाकी के मल्टीपल लोकेशंस जैसे कि बर्मा, क्यूबा, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका, तजाकिस्तान, तंजानिया, UAE, इक्वेटोरियल गिनी, तो इन जगहों पर भी अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को स्थापित करने पर विचार कर रहा है। बाकी यूएस की बात हो ही गई तो एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो भारत ने पहली बार MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से भारत के इस परीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि कुछ साल पहले उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तेजी से भारत ने अपनी अग्नि 5 के लिए MIRV कैपेबिलिटी को विकसित किया है और जो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। और पिछले 2 दशकों से ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही थी कि जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है वो MIRV टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि MIRV कैपेबिलिटी ऑलरेडी अग्नि 3 मिसाइल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। जबकि कुछ अनकन्फर्म प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जो अग्नि प्राइम मिसाइल है तो उसके साथ MIRV कैपेबिलिटी को सिमुलेट किया गया था। बाकी इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत जो MIRV कैपेबिलिटी को परस्यू कर रहा है तो ये बढ़ती हुई हथियारों की रेस के लिए एक वार्निंग साइन भी है। यानी कि इस पूरी रिपोर्ट को अगर आप आसान शब्दों में समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अमेरिका के जो टॉप साइंटिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं एक तो ये इस बात से सरप्राइज है कि भारत ने इतनी तेजी से MIRV कैपेबिलिटी विकसित कैसे कर ली, और दूसरा ये कि इनको ये लग रहा है कि भारत ने कैपेबिलिटी विकसित करी है तो इससे हथियारों की रेस को बढ़ावा मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है, हथियारों की रेस की बात भी वो कर रहे हैं जो कि खुद इस हथियारों की रेस के ऑर्गेनाइजर हैं। और ये तो हर किसी को पता ही कि इतिहास में अगर किसी ने किसी पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल पहले किया है तो वो पहला और आखिरी देश अभी भी अमेरिका ही है, जबकि दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया। और यही बात न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की, तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत की अपनी खुद की डिफेंस के लिए है और भारत हमेशा एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है और इसके लिए भारत कमिटेड भी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1986 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार नाफी सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से वर्ष में गिराया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।